हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी पेपर आज या कल में होने वाला है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम पेपर के लिए ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेट एग्जाम से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं जो गतिविधियां होती है ये प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए, यानी समय समय पे पूरे स्थिति में बदलाव के स्वरूप होना चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को डॉट होना चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यदि आप निगेटिव को देखेंगे तो देखिए अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, अब यहाँ पे अभिभावक वाला जो बात है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, तो ये कुछ हद के लिए आपका सही हो सकता था, लेकिन सीटेट आपको सबसे बेहतर वाला जो आंसर है वही मांगता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर यानी प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो पोर्टफोलियो होता है। आप सभी को मालूम होगा कि पोर्टफोलियो जो है यह एक दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें विद्यार्थियों का पूरे ग्रेड के रूप में मानिए कि उनका पूरा जो गतिविधि है सभी इसी में समाहित रहती है पोर्टफोलियो में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 64 कहता है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि देखिए जब भी श्रव्य दृश्य सामग्री का जब प्रयोग करेगा तो कब करेगा, जब अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रिया का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोड के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डॉट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर हमें निर्देशित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ। यह व्यक्ति की विभिन्नता के द्वारा संपन्न करता है, क्योंकि बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास का जो दर होता है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति रटकर उसे समझ लेता है, कोई व्यक्ति समझकर उसे याद करता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 66 कहता है कि डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। देखिए समस्या समाधान विधि तो ये भी है पर्यावरण पढ़ाने की विधि, सहयोगात्मक अधिगम भी है, निर्देशित खोजबीन भी है। लेकिन व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, तो व्याख्यान आपका सचिन सर बताते हैं कि यह एक निगेटिव पॉइंट होता है, तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं एवं कहानियों का कथन का प्रयोग डॉट सहायता करता है। देखिए आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जितने भी संकल्पना होते हैं उसे स्पष्ट करने के लिए कविता एवं जो कहानी का प्रयोग किया जाता है ये स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना की युक्ता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये कहता है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः डॉट की समस्या का समाधान करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा, तो जो अफेजिया जो होता है, अफेजिया होता है भाषा विकार से संबंधित, डिस्लेक्सिया होता है आपका पठन विकार से संबंधित, उसके बाद में डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन विकार से संबंधित होता है, और डिसकैलकुलिया गणित के जो अक्षम विकार से संबंधित होता है। यदि आप इतना बात को जान गए तो आपका सीटेट एग्जाम पेपर में एक नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्फेजिया और डिसकैलकुलिया से संबंधित एक सवाल 100% आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देख लेते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटी एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम होगा कि उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा
तर्जुमा हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देख लीजिए कि अल बेरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। आप सभी को बता दें कि अल बेरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, जो हमारे भारत देश में आया था, और उसके द्वारा लिखी गई जो 2 पुस्तक प्रसिद्ध है, एक का नाम तहकीके हिंद है तो दूसरा का नाम किताबुल हिंद है। यही है वो अल बेरूनी जो भारत में आकर नदियों एवं सिंचाई पानी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया था, और उसके किताब के द्वारा हमें प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए, कहता है कि नीचे दिए गए एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में रेलवे टाइम टेबल का कुछ आरंभ दिया गया है। यहाँ पे स्टेशन का नाम होगा, पहुँचने का समय और प्रस्थान कब खुलने का समय है, कितने किलोमीटर दूरी है, कितने दिन लगते हैं, सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब समय यहाँ से क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडरगांव के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में क्रमशः कितना दूरी समय लगता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सूरत में आपका दूरी इतना है, इसमें इतना है, क्या कीजिएगा इसमें से इतना को माइनस कर दीजिएगा, है ना जी। तो माइनस कर दीजिएगा, आपका 979 किलोमीटर 15 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन भी दिया गया है। 1509 में से 530 को माइनस किए हैं तो 979 आ गया है। उसके बाद पहुंचने में लगा समय आपका 16:15 है, या इसे हम लोग 7:33 तक में कह सकते हैं। तो 15 घंटा आपका 15 मिनट हो जाएगा जी। अच्छा चलिए अगला सवाल कहता है कि प्रयोग एवं प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह डॉट डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब अपसारी चिंतन होगा। कैसे होगा, तो कोई भी एक समस्या एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग यदि होता है, एक बात को हम अनेक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका केवल और केवल एक ही आंसर होता है, उसे हम लोग अभिसारी चिंतन कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर अपसारी चिंतन के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डॉट डॉट को बढ़ावा देना है। तो देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण करना, यानी मनुष्य के जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई करने आ रहे हैं तो उनके ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, यही सबसे बड़ा सबसे सटीक अधिगम माना जाता है। अगला सवाल कहता है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। तो हमारे विचार से यही होगा कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम सा उपलब्ध कराना। उसके बाद में कहता है कि डॉट डॉट के नाम में बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। डॉट डॉट के अलावे पूछा गया है, तो हमारा संस्कृति शामिल होना चाहिए, शरीर की शिक्षा की गुणवत्ता भी होना चाहिए और पौष्टिकता भी होना चाहिए, लेकिन शारीरिक गठन अधिगम में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में आपका एनसीईआरटी ईवीएस से क्वेश्चन आ रहा है कि कासा जिसे ब्रांच कहते हैं कि विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिले तोप के लिए किया गया था, ये कथन चुनिए। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि कांसा तांबा कॉपर तथा जिंक सिक्का मिश्र धातु है, बिल्कुल गलत है। कांसा जो है तांबा यानी कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो कांसा होता है ये कॉपर और टीन के मिलने से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 77 कहता है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा डॉट डॉट हो जाती है। याद रखिएगा कि जब भी किसी मिट्टी पे बार बार एक ही फसल को उगाएंगे और हमेशा रसायन का प्रयोग करेंगे ना जी, तो वह मिट्टी हमारा बंजर हो जाएगी। क्या होगा जी, बंजर हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए जल्दी से फटाफट से अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता को चुनिए। तो लेह और लद्दाख में क्या होता है जी, कि यहाँ पे पेड़ के तनों से बनी लकड़ी एवं ढालू छत होती है, बिल्कुल गलत है। लेह लद्दाख में तो ऐसा होता ही नहीं है ना। उसके बाद में कहता है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और ये खास करके इसका जो यूज है जानवर को रखने के लिए किया जाता है। उसके बाद में कहता है कि पत्थर मिट्टी और चूने के बनी मुठी दीवारें होती है, ये भी सही है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर बी, सी और डी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 79 हमारा कहता है कि तरुण भारत संघ नामक समूह सम्मिलित होगा। तो याद रखिएगा कि तरुण भारत नामक संघ जो है यह पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से संबंधित है और भारत में तरुण भारत संघ का जनक किसे माना जाता है, आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगला सवाल कहता है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन कहता है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में केवल देखिए इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया गया है ना जी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते, हाँ ये भी आपका सही है ना जी। फिर जहरीले सांप 4 प्रकार के खोखले दांत होते हैं और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों में चला जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जहरीले सांपों में केवल होते हैं 2 विष दंत होते हैं। सांप के काटे गए दवाइयाँ सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहता है कि सही कथन को चुनिए। तो सही कथन के संबंध में BAC हो जाएगा और BAC आपका ऑप्शन C में दिया गया है। याद रखिएगा कि हमारे देश भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। वह होता नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। साथ ही सांप के जो दवाई बनाई जाती है इस सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के लिए सही अभिलक्षण को चुनिए। तो याद रखिएगा कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, इसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से रोग का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो याद रखिएगा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये 3 ऐसा रोग है जो मलेरिया मच्छर से फैलने वाला रोग है। और याद रखिएगा कि एक रोनाल्ड रॉस नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा मलेरिया में खोजा गया था। उनके मलेरिया के पेट में जाकर झाँक कर उन्होंने पता किया कि मलेरिया जो रोग होता है ये मच्छर के काटने से ही ये बीमारी होता है। अब अगला सवाल देखिए, कहता है कि मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि वो क्या करते हैं कि पीसे चावल के घोल एवं रंगीन घोल से बनाते हैं मधुबनी के चित्रकारी, जो बिहार के एक राज्य में प्रसिद्ध है, बिहार के एक जिला में प्रसिद्ध है। अगला सवाल कहता है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। जब बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या निबाधित है तो ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसकी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक सामान्य स्कूल का अनुपालन कौन करता है। तो ये आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा, क्योंकि NEP 2020 ये बात तय करता है कि कोई भी विद्यालय को समावेशी शिक्षा होना चाहिए, जहाँ पे तमाम छात्र छात्राओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए और उनके ज्ञान को पुराने यानी पिछले नए ज्ञानों से साथ जोड़ना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से, हालांकि यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक पश्मीना शाल लगभग ... साधारण स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ये साधारण पश्मीना शाल को बुनने में ... घंटे का समय लगता है। याद रखिएगा कि 10:200 घंटे का समय लगता है और एक पश्मीना शाल जो है ये लगभग 6 स्वेटरों के गर्मी के द्वारा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी गलत है। 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है और इसको बनाने में लगभग 250 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सुरीता एक शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना इत्यादि करती है। शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो ये कर रही है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का अनुगमन कर रही है। उसके बाद में कहता है नेपेंथिक्स, जिसे हम लोग घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़ों को, चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा लेता है। ये हमारे देश में एक पौधा ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। याद रखिएगा इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया के साथ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा भारत की एक मेघालय नामक जगह पे भी ये पाया जाता है। कहता है कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए पैराफिन, मोम, कोयला, ग्रीस, पेट्रोल, सब में अलग कौन सा दिख रहा है? तो कोयला है ना जी। उसके बाद में बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करने के शहद एकत्रित करने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। इसके लिए उपयुक्त जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटेट एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले EVS का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में
शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेड एग्जाम पेपर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।